वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। तो दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी नोट्स। जो आपका इंडियन ज्योग्राफी होती है, भारत से रिलेटेड जो भी ज्योग्राफी होती है, भूगोल होती है, उसके नोट्स हम लेकर चल रहे हैं। आज की वीडियो में जो आपकी इम्पोर्टेंट बेसिक टर्म्स होती हैं ज्योग्राफी की, उन सभी को हम आज की वीडियो में ख़त्म कर देंगे और इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंडिया के बारे में। जो अब हमारे इंडिया की खूबियां हैं उनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की लास्ट वीडियो होगी जो कि आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, उनको आज की वीडियो में हम ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज एक और वीडियो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड पोस्ट हो चुकी है। तो उसको भी देखने के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से, प्ले लिस्ट के माध्यम से भी उसे देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको यूपीएससी हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट होगी और साथ ही आप वीडियो स्क्रॉल करके भी हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करंट 11 सर्च करना है, आपको हमारा लोगो दिखेगा, वही हमारा ऑफिशियल चैनल है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी फर्स्ट टर्म। तो आपको ये क्या दिख रहा है? ये एक मैप दिख रहा है। कैसा मैप है? ये आपका ऐसा मैप है कि अगर हम इसको पेज को फोल्ड करके मिला दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ग्लोब बन जाएगा। तो ये आपका वही ग्लोब है। तो इसके माध्यम से हम आज कौन कौन सी टर्म सीखेंगे? इसके माध्यम से हमारे टर्म सीखेंगे एक मैप, सेकंड आपका मैप प्रोजेक्शन और थर्ड आपका मैप स्केल। मैप क्या होता है? मैप होता है आपका कोई भी आपका एक पार्टिकुलर प्लेस ले लिया, उस प्लेस के बारे में, या फिर एक कंट्री ले ली, उस कंट्री के बारे में हमें एक पेपर पर रिप्रेजेंट करना है, वही आपको क्या कहलाएगा? मैप। जैसा कि आपने देखा होगा हम इंडिया का मैप बनाते हैं, ऐसे ही अगर हम अलग अलग कंट्री के मैप बनाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस ऑफ एनी कंट्री इज कॉल्ड मैप। नेक्स्ट आता है आपका मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन क्या होता है? मैप प्रोजेक्शन होता है, अगर देखिए आपको ये इमेज दिख रही है, इस इमेज में क्या है? इस इमेज में आपको एक सिंपल पेपर पर पूरे वर्ल्ड की इमेज दिखाई गई है। अगर आप इसको, मतलब क्या है, आपका मान कर चलिए ये एक ग्लोब है, यहाँ तो सर्किल दिख रहा है, इसको समझ लीजिए यह एक स्फीयर टाइप में ग्लोब है। अगर आप उसकी एक साइड को नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक काटते हैं और उसको पूरा पेपर के साथ फैला देते हैं तो आपका कुछ इसी तरीके से वो क्या रिप्रेजेंट होगा? आपका ग्लोब इसी तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो यही है आपका मैप प्रोजेक्शन। मीन्स जो हमारा पूरा वर्ल्ड है या अर्थ की सरफेस है, उस अर्थ की सरफेस को एक पेपर पर रिप्रेजेंट करना ही हमारा मैप प्रोजेक्शन कहलाता है। थर्ड आता है आपका मैप स्केल। मैप स्केल क्या होता है? मैप स्केल होता है, मान कर चलिए, जैसे कि अब मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये हमने यहाँ जूम किया, जूम करके आपको यहाँ कुछ इंडिया दिख रहा है। अब मान कर चलिए ये आप इस इंडिया को बना रहे हैं। इस इंडिया को बनाने में आप अगर किसी ग्राफ के माध्यम से बना रहे हैं तो इंडिया की जो ये बाउंड्री होती है, मैं अभी यहाँ पर एक लाइन खींच के दिखाता हूँ, ये वाली बाउंड्री, ये सब क्या है? इंडिया की बाउंड्री है। तो इंडिया की बाउंड्री एक्चुअल में तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम उसको एक सिंपल से पेपर पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, हम कहीं पर भी कोई बाउंड्री को, मतलब कोई भी लेंथ को एक रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम वहाँ पर एक रिप्रेजेंट कर देते हैं उसके रेशो के साथ में। रेशो के साथ में कैसे? कि यहाँ को जो हमने पेपर पर अपनी दूरी ली है, मान के चलिए 1 सेंटीमीटर की दूरी जो भी हमने ली है, तो हम उस 1 सेंटीमीटर की दूरी को कितने सेंटीमीटर के बराबर मानते हैं, कितने किलोमीटर के बराबर मानते हैं? मान के चलिए हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी 100 किलोमीटर के बराबर मानी है, 100 किलोमीटर के बराबर मानी है, तो हम उसको लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 100 किलोमीटर। तो इससे क्या होगा? मान के चलिए किसी भी स्टेट की बाउंड्री हमने 4 सेंटीमीटर की बनाई, तो 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? 4 × 100, तो कितनी दूरी हो गई? वो उसकी 400 किलोमीटर। यही क्या है? यही आपका मैप स्केल है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको समझ आ रहा होगा स्केलिंग हम कैसे लेते हैं। स्केलिंग हम ऐसे लिखते हैं, कोई भी आप 1 सेंटीमीटर की दूरी को कितनी दूरी मान रहे हैं, वही आपकी क्या कहलाएगी? मैप स्केल कहलाएगी। ये आपका थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, ए मैप इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस। ये आपका मैप हो गया। मैप प्रोजेक्शन क्या हो गया? ये एक मेथड हो गया, तरीका हो गया, जो हमारा कर्व सरफेस है अर्थ का,
उसको हम डिस्प्ले करते हैं कैसे, कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर पीस ऑफ पेपर पर। इसके बाद मैप स्केल क्या होगा, मैप स्केल एक रिलेशन हो गया किसके बीच में, जो डिस्टेंस हमने नक्शे पर ली, जो भी पीछे बताया था नक्शा बनाकर कि ये जो दूरी थी ये हमने 1 किलोमीटर मानी, 10 100 किलोमीटर मानी, और जो डिस्टेंस हमारी अर्थ की सरफेस पर है तो ये क्या है 1:10,000। 1:10,000 का मतलब क्या हो गया, अगर ये आपका सेंटीमीटर में है तो हमने जो जिसको माना है उसको भी हम सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे कि हम 1 का मतलब 10,000 सेंटीमीटर मान रहे हैं। इसके बाद आपकी नेक्स्ट टर्म आती है मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस क्या है, मेगालोपोलिस है आपका, इसमें यहाँ लिखा हुआ ए रीजन इन विच सेवरल मेजर सिटीज एंड सराउंडिंग एरिया ग्रो टूगेदर। इसका मतलब है एक ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र, ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आपके बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं और उन शहरों को मिलाकर एक ऐसी जगह बनती है जहाँ पर सभी शहर एक साथ ही ग्रो करते हैं, तो वो क्या होगी आपकी एक मेगालोपोलिस कहलाएगी। या फिर मान के चलिए कोई भी आपने एक प्लेस ले लिया और उस प्लेस के अंदर जो और प्लेस हैं जिनसे मिलकर ये हमारा एक बड़ा प्लेस बना था, वो जो प्लेस हैं आपके अंदर के उसमें भी बहुत बहुत खूबियाँ हैं, तो वो भी क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, तो उन सभी को एरिया को मिलाकर हमारा जो एक रीजन तैयार हुआ वो कहलाएगा आपका मेगालोपोलिस। छोटी को समझते हैं इसे, ए मेगालोपोलिस इज ए चेन ऑफ लार्ज अर्बन एरिया और सिटी डेट एडजॉइन वन एन अदर। वही चीज़ आ गई, मेगालोपोलिस क्या है, ये एक चेन है जो हमारे बड़े बड़े अर्बन एरिया हैं और जो हमारे सिटीज हैं, शहर हैं, उन सभी को मिलाकर हमने क्या बना दिया, एक मेगालोपोलिस बना दिया। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल दिल्ली, मुंबई, आगरा, आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्राइम मेरिडियन या फिर मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो होती है वो हमारी 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड होती है, जो आपने पढ़ा भी होगा, जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो आपके 360 होते हैं टोटल, उसमें एक 0 डिग्री इमेजनरी लाइन होती है, ठीक है। तो वो जो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अगर हम बात करें मेरिडियन होता क्या है, मेरिडियन को हम सिंपल फॉर्म में समझ सकते हैं, जितनी भी आपकी लॉन्गिट्यूड है, जो भी आपकी लॉन्गिट्यूड है वो सभी आपकी क्या है, मेरिडियन है। तो वही चीज़ आगे लिखी हुई है आपकी, वही चीज़ आगे लिखी हुई है ए लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की एक लाइन क्या कहलाएगी, मेरिडियन। नेक्स्ट लाइन, ए लाइन डेट बी इमेजन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डेट जॉइन द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड पासिंग थ्रू ए पार्टिकुलर प्लेस। वही चीज़ आ गई, जो भी हम अर्थ पर, अर्थ की सतह जो होती है, जो हमारी पृथ्वी की सतह होती है, उस पर कोई भी लाइन हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, और वो जो हमारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से मिली हुई होती है, वो कहीं ना कहीं एक प्लेस से होकर गुजरती है, वो हमारी क्या कहलाती है, मेरिडियन। इसके बाद जो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, जो मैंने पीछे इमेज में बताया था, उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, प्लेटियो, बटे और मीसा। प्लेटियो, बटे और मीसा में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बस सिर्फ आपको समझना है कि ये होता क्या है। तो प्लेटिव से बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि माउंटेन क्या होता है। माउंटेन को बोलते हैं हम पर्वत। अब माउंटेन किस फॉर्म में होता है, माउंटेन होता है आपका कुछ इस फॉर्म में। जब आपका इस फॉर्म में माउंटेन होता है, अगर इस माउंटेन का कोई भी हिस्सा ऊपर की साइड से, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर के ऊपर का हिस्सा कट जाए, या फिर ये आपका माउंटेन है और माउंटेन के साथ जो अगला लेवल आ रहा है वो आपका कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है। इसके बाद जो अगला लेवल आता है वो कुछ इस तरीके से होता है और अगला लेवल कुछ इस तरीके से, आप ऐसे समझ लीजिए। या फिर आप इतना लंबा ना समझ के सिर्फ माउंटेन और प्लेट्यू पर समझते हैं, मान के चलिए ये आपका क्या बन गया, माउंटेन बन गया। माउंटेन के बाद हमने नेक्स्ट बना दिए ये इस तरीके से। तो माउंटेन जो होते हैं ये हमारे काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं और ये एक हमारे ट्रायंगल टाइप में होते हैं। लेकिन जो हमारा प्लेटी होता है, जो हमारा पठार होता है, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पठार का जो काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है, जो हमारा एक क्या होता है, प्लेन एरिया होता है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। होते तो ये काफ़ी ऊंचे ही हैं, लेकिन माउंटेन से छोटे होते हैं, माउंटेन से नीचे होते हैं। ये माउंटेन तो बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन प्लेट्यू आपके उससे नीचे होते हैं। इसी के साथ इसका जो बहुत बड़ा सरफेस होता है, ये प्लेन एरिया होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू समझ आया। प्लेट्यू के बाद आता है आपका मीसा। मीसा क्या होता है, मीसा होता है कोई भी प्लेट्यू का ऐसा पार्ट जो आपका किसी भी वजह से उस प्लेट्यू से अलग हो गया। अलग होने के बाद वो एक क्या बन गया, सेपरेट आपका प्लेट्यू टाइप भी बन गया, लेकिन उसका नाम दे दिया उन्होंने मीसा। अगर हम प्लेट्यू और मीसा की बात करें, दोनों देखने में एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका डिफरेंस क्या होता है, प्लेट्यू का जो रीजन होता है, जो आपका एरिया होता है वो बड़ा होता है, और मीसा का एरिया आपका छोटा होता है।
इसके बाद आता है आपका बटे। बटे अब क्या है, बटे है आपका जो मीसा का भी एक पार्ट है। मीसा का कोई भी एक टुकड़ा टूट गया और वो अलग हो गया, उसका नाम दे दिया बटे। अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें, प्लेट्यू, बटे और मीसा, सबसे बड़ा होता है आपका प्लेट्यू, उसी की तरह ही दूसरे नंबर पर आता है आपका मीसा, और उसी की तरह तीसरे नंबर पर आता है बटे। मीन्स प्लेट्यू से छोटा मीसा और मीसा से छोटा बटे इन एरिया, या फिर बटे से बड़ा मीसा और मीसा से बड़ा बड़ा आपका प्लेट्यू इन एरिया। वही चीज़ आगे लिखी हुई है, ए मीसा इज एन आइसोलेटेड फ्लैट टॉप्ड हिल और ए माउंटेन हिल और माउंटेन विद स्टीप साइड डेट इज स्मॉलर इन एरिया देन ए प्लेट्यू। वही सेम चीज लिखिए, ए बटे इज ऑल्सो फ्लैट टॉप हिल विद स्टीप साइड थ्रो स्मॉलर इन एरिया देन ए मीसा। वही चीज़ है, प्लेट्यू से छोटा आपका मीसा होगा बिल्कुल उसी की तरह ही, और मीसा से छोटा आपका बटे। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी मीटियोरोलॉजी। मेटेरियोलॉजी क्या होता है, मेटेरियोलॉजी होता है जो हमारी एटमॉस्फेयर होती है, एटमॉस्फेयर की हमें साइंटिफिक स्टडी करना, उसी को हम बोलते हैं मेटेरियोलॉजी। आगे पढ़ते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मेटेरियोलॉजी। मेटेरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड वेरिएशन इन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हो गया, हम इसमें किसकी स्टडी करते हैं, जो हमारा पृथ्वी का वातावरण है उसकी स्टडी करते हैं, और जो भी हमारे टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, टेम्परेचर हमारा अप डाउन होता है, हम उसकी स्टडी करते हैं। मॉइस्चर पैटर्न की स्टडी करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन कौन सी होती है, वेदर होता है आपका मौसम, जो आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज होता रहता है। एक साल में आपके चार वेदर तो मैक्सिमम, चार वेदर तो मिनिमम आ ही जाते हैं, गर्मी, सर्दी, पतझड़ का मौसम, और आपका चौथा आता है आपका वर्षा का मौसम। तो ये आपके चार मौसम होते हैं, इनको बोलते हैं हम वेदर कंडीशंस। तो इसकी भी हम स्टडी करते हैं मेटेरियोलॉजी में। फिर आता है नेक्स्ट आपका मानसून। मानसून क्या होता है, मानसून को समझते हैं। मानसून होता है आपका सीजनेबल विंड होती है, सीजन की हवा होती है जो शिफ्ट करती है उस डायरेक्शन में, कहाँ से, समर से विंटर में। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर चेंज होता है लैंड का और सी का, जो हमारी ज़मीन का टेम्परेचर, जो हमारे समुद्र का टेम्परेचर, जब इसमें टेम्परेचरों में चेंजेस आएगा तो हमारी जो विंड है वो भी क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी, उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो उसी को बोलते हैं हम मानसून। और ये मानसून जो होता है हमारा साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादातर होता है, जहाँ पर अपनी जो विंड है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती हैं सीजन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको इमेज से समझ आ रहा होगा कि परमाफ्रोस्ट है क्या। यहाँ आपको एक लैंड दिख रही है, घास वगैरह दिख रही है, लेकिन ये क्या है, आपकी एक लैंड है, और इसके नीचे आपको ये क्या दिख रही है, बर्फ़ जमी हुई दिख रही है। तो किसी ज़मीन के नीचे जब पानी जम जाता है, वो लगभग कम से कम 2 साल के लिए जम जाता है, उसी सिचुएशन को बोलते हैं हम परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट का मतलब क्या हो गया, वही सेम हो गया जब आपका पानी मिट्टी के अंदर जम गया। परमाफ्रोस्ट इज एनी ग्राउंड डेट रिमेन कम्प्लीटली फ्रोजन 32 फ़ारेनहाइट और कोल्डर फॉर एटलीस्ट 2 ईयर स्टेट। कम से कम 2 साल के लिए ज़मीन के नीचे का पानी जम जाता है, और उसी को हम बोलते हैं परमाफ्रोस्ट। और ये जो परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड होती है, यह किस क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ हाई माउंटेन होते हैं या अर्थ का हायर लैटिट्यूड होता है। अर्थ का हायर लैटिट्यूड की बात करें तो हमारे पास जो लैटिट्यूड होते हैं वो आपके 90 ही नॉर्दर्न एरिया में होते हैं, 90 आपके साउदर्न एरिया में होते हैं। तो जो आपका पोल वाला एरिया होता है, पोल वाले एरिया में आपके पास जो धूप होती है, सनरेज होती है, वो डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं, और वहाँ पर इलाका जो होता है वो आपका बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। और ठंडा इलाका होने की वजह से वहाँ का जो पानी होता है ज़मीन के अंदर, वो बहुत बहुत टाइम के लिए जम जाता है। तो वहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर परमाफ्रोस्ट की कंडीशन देखने को मिलती हैं, जैसा कि आपको आगे भी दिखाया गया है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में। तो ये था आपका परमाफ्रोस्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन तो वैसे साइंस में एक टर्म होती है, जब हम कोई भी, मान कर चलिए कोई भी हमने एक केमिकल रिएक्शन करी, उस रिएक्शन के बाद कोई चीज़ हमने घोली आपस में, घुलने के बाद कोई चीज़ नहीं घुल पाती, उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। लेकिन ये एक आपकी ज्योग्राफी की टर्म है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, जब आपका कोई भी वाटर वेपर, जब आपकी कोई भी वाटर वेपर हमारे लैंड से, हमारे अर्थ से वाटर एवापोरेट होती है, और वो हमारे ऊपर जाके कंडेंसेशन होते हुए ठंडी होकर वापस हमारी किस पर आती है, पृथ्वी पर आती है। तो जो चीज़ हमारी पृथ्वी पर आ रही है, कहने का मतलब हम सब इसको सिंपल फॉर्म में समझ सकते हैं, एटमॉस्फेयर से पानी का, एटमॉस्फेयर से पानी का
वापस आना किसी भी फॉर्म में, वो किसी भी फॉर्म में वापस आए, उसी को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन। इसको थ्योरेटिकल समझते हैं। एनी फॉर्म ऑफ वाटर डेट फॉल फ्रॉम द एटमोसफियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या हो गया, पानी की कोई भी फॉर्म जो एटमोसफियर से, वातावरण से नीचे हमारी पृथ्वी तक आती है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हमारा लिक्विड फॉर्म भी हो सकता है और प्रेसिपिटेशन हमारा फ्रोजन वाटर भी हो सकता है। डेट फॉर्म इन द एटमोसफियर एंड फॉल बैक टू द अर्थ। जो एटमोसफियर में बनती है वो उसी फॉर्म में वापस पृथ्वी पर आ जाती है। बारिश भी हो सकती है, बर्फ़ भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका प्राइमेट सिटी। प्राइमेट सिटी की बात करें, प्राइमेट सिटी बहुत सिंपल सी टर्म में हम आपको समझाएंगे प्राइमेट सिटी होता क्या है। मान कर चलिए आपको 10 शहरों के नाम दिए, 10 शहरों के नाम में आपको कहा कि इन शहरों को इनके एरिया के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए। अगर 10 शहरों के नाम ना लेकर हम सिंपल यहाँ ABCD की बात करें, तो मान कर चलिए सबसे पहले आपने लगाया A, उसके बाद लगाया B, उसके बाद लगाया C, उसके बाद लगाया D। ये आपके कुछ इस तरीके से 10 शहरों के आपने क्या कर दिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ने लगा दिया। इसके बाद जो आपका A है वो सबसे बड़ा है, तो ये A आपका प्राइमेट सिटी ही कहलाएगा। लेकिन कब कहलाएगा, इसके बाद जो भी आपकी लार्जेस्ट सिटी हैं वो इन लार्जेस्ट सिटियों से 2 गुना बड़ा होना चाहिए। यहाँ लिख रहा है आपका 2 टाइम्स में 2 गुना बड़ा होना चाहिए। तो जो आपका पहले वाला सिटी था वो आपका प्राइमेट सिटी कहलाएगा। सिंपल समझते हैं, ए सिटी विच इज़ ग्रेटर देन 2 टाइम द नेक्स्ट लार्जेस्ट सिटी। एक शहर जो अगले 2 बड़े शहरों से 2 गुना बड़ा है उसको कहेंगे हम प्राइमेट सिटी। एंड कंटेन ओवर 1/3 ऑफ नेशन पॉपुलेशन, और वो राष्ट्र की जनसंख्या का 1/3 पॉपुलेशन रखती हो, उसको कहलाएंगे प्राइमेट सिटी। नेक्स्ट आते हैं आपके इंपॉर्टेंट टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसका सिंपल सा फंडा ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो भी हमारे पास आज के टाइम में रिसोर्स मौजूद हैं, हम उन रिसोर्स का इस तरीके से यूज करें ताकि हमारी नीड भी पूरी हो सके और जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स है उसकी नीड भी पूरी हो सके। वही है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ गोल्स होते हैं, यहाँ हमने गोल्स का आपका इमेज लिया है, तो कुछ गोल्स भी समझ लेते हैं कौन कौन से गोल्स होते हैं। पहला है आपका नो पॉवर्टी, दूसरा है आपका, जूम कर लेते हैं इमेज को, पहला है आपका नो पॉवर्टी, सेकंड है आपका जीरो हंगर, थर्ड है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सस्टेनेबल, क्लीन वाटर एंड सस्टेनेबल। थर्ड नेक्स्ट आता है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये कुछ आपके 17 गोल्स हैं जो कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। इन सभी गोल्स को हम पूरा करते हुए चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में। तो कुछ थ्योरेटिकल समझते हैं इसे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट, यह विकास आपका ऐसा विकास है जो किसकी नीड को पूरा करता है, जो प्रेजेंट में हम लोग जी रहे हैं तो हमारी नीडों को भी क्या करेगा, ये पूरा करेगा। विदाउट कंप्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके साथ बिना कंप्रोमाइज़ किए हुए उनकी नीडों को भी क्या करेगा, पूरा करेगा। और जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है आपका विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, क्योंकि ना तो आपकी हवा रुकने वाली और ना ही आपका सूरज रुकने वाला, तो ये एनर्जी ऐसी है जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। और यही आपका सबसे बड़ी एग्जांपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो दोस्तों ये थे आपके इम्पोर्टेंट बेसिक टर्म्स ज्योग्राफी की, जो कि ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंट बेसिक टर्म्स हमने अप्रोक्स 5 से 6 वीडियो में आज सभी ख़त्म कर दिए हैं। अगर कोई ऐसी टर्म हो जो आपके समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही आप UPSC हिस्ट्री से रिलेटेड भी वीडियो शुरू हो चुकी हैं तो आप उन्हें भी वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर जो हमारी 11 AM वीडियो पोस्ट होती है, तो आप 11 बजे सुबह को भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। थैंक यू।